नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। गुजरात में भारी बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भयंकर बारिश और बाढ़ से जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक कुल 30 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे गुजरात को जल्द राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लगभग 18,000 लोगों को बाहर निकाला गया है। मौसम विभाग ने 11 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट और 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सहयोगी दीपक कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे इस मसले पर। दीपक, गुजरात का जो हाल हो रखा है उसकी तस्वीरों की बस झलक से ऐसा लग रहा है कि कैसी जिंदगी वहां पर गुजर कर रहे होंगे लोग। आप तो वहीं पर हैं, ताजा वाकया बताइए। और जिस तरह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, रेड अलर्ट येलो अलर्ट जारी है, ऐसे में कैसी स्थिति है, कैसे लोगों को निकाला जा रहा है? दीपक। बिल्कुल, गुजरात के तमाम अलग अलग जिलों में भारी बरसात है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और इस वक्त गुजरात के कई जिलों में येलो अलर्ट और रेड अलर्ट भी जाहिर किया गया है। इस समय के हालात ऐसे हैं कि बारिश अलग अलग विस्तारों में कहीं रुक जाती है तो कहीं आती है, पर इस तरह से जो निचले विस्तार है जहाँ से नदियां गुजर रही है, उन विस्तारों में जो पुराने गांव बसे हुए, वहां पर पानी की समस्या, पानी भर जाने की समस्या ज्यादा है। जी, काफी हद तक जानमाल को भी नुकसान हुआ है। उससे निपटने के लिए सरकार और प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? जी, इसके लिए गुजरात सरकार के द्वारा एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस सुरक्षा बल भी तैनात है और कई जगह पे जहाँ पे नदियां अपनी उफान पे हैं, जहाँ पर जो ओवरब्रिज है पुराने हैं, वहाँ पर भी चेतावनियों के बोर्ड और पुलिस प्रशासन के द्वारा सावधानी बरतने के लिए लोगों को वहाँ जाने से रोका जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी जो हमें बता रहे थे कि बहुत ही परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। रुक रुक कर कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है और पुलिस और प्रशासन के साथ ही सरकार भी इस पर पूरा फोकस केंद्रित कर रही है। वहीं अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। 35 गांवों में बिल्कुल खौफ का माहौल बना हुआ है। यहां दिनों रात लोग जागकर अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वन विभाग की ओर से लोगों को सुरक्षित रहने के बारे में भी बताया जा रहा है। वन विभाग का कहना है कि इलाके में 6 भेड़ियों का एक झुंड है जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। इनमें से आज एक और भेड़िए को पकड़ लिया गया, यानी अब तक कुल 4 भेड़िए पकड़ में आ चुके हैं और 2 की लगातार तलाश की जा रही है। बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 वन विभागों की टीम यानी बहराइच, करतनिया घाट, वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की लगभग 25 टीमें एक साथ लगी हुई है। अब इन आदमखोरों ने अपना दायरा जिले के अन्य क्षेत्रों तक भी बढ़ा लिया है। जहां बहराइच के डीएफओ इन भेड़ियों की संख्या कुल 6 बता रहे हैं, तो प्रभावित इलाकों के ग्रामीण इनकी संख्या 2 दर्जन बता रहे हैं। यानी संख्या को लेकर भी असमंजस है, कोई फिक्स्ड संख्या किसी के समझ में नहीं आ रही है। आज जिन भेड़ियों को पकड़ा गया है उसे ट्रैंकुलाइज करने वाले अधिकारियों ने बताया कि इनका डीएनए सैंपल ले लिया गया है और अब टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये भेड़िया उसी ग्रुप का है जिसने इन वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि ऐसा लगता है कि यह भेड़िया उसी ग्रुप का है। वहीं बहराइच के मेहसी के विधायक सुरेश्वर सिंह अपनी लाइसेंसधारी राइफल और अपने समर्थकों के साथ भेड़िए की खोज में निकल पड़े हैं। उनके समर्थकों के पास भी मॉडर्न हथियार थे। वो अपने इलाके के गांव में लोगों में विश्वास जगाने के लिए और भेड़ियों से रक्षा के लिए खुद को तैयार करने के लिए हथियार का प्रदर्शन कर रहे हैं और देर रात निकल रहे हैं। सहयोगी विजय गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जी विजय, आखिरकार बहराइच की जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है वह किसी व्यक्ति के जरिए नहीं बल्कि भेड़ियों के एक समूह के जरिए बनी हुई है। बहुत ही हतप्रभ करने वाली यह वाकया है। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से तकरीबन 7 से 8 लोगों की जान चली गई है, ऐसे में ताजा अपडेट क्या है बहराइच से?
जी बिल्कुल कुणाल जी, आपको बताना चाहूंगा कि ताजा अपडेट आज नदी कछार में एक भेड़िया पकड़ी गई जो ट्रैंक्विलाइजेशन किया गया है। अधिकारी मौके पर जुटे हुए हैं, जानकारी जुटा रहे हैं कि भेड़िया उसी ग्रुप से है या अलग ग्रुप से है। आखिर इन भेड़ियों का आतंक कब से शुरू हुआ विजय, और लोगों को कब पता चला, कुल कितनी संख्या है, इसके बारे में कुछ स्पष्ट फिगर आ पाया है? जी जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये भेड़ियों का आतंक लगभग 45 दिनों से लगातार चल रहा है, जिसमें 9 लोगों की अब तक जान जा चुकी, 45 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। ऐसे में वहां पर लोकल स्तर पर क्या कुछ सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है ग्रामीणों को, और कितने गांव हैं जो इन भेड़ियों के जद में हैं? जी लगभग 40 गांव प्रभावित हैं, लगभग 90,000 की आबादी इन भेड़ियों से प्रभावित है। वहां स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह लगातार काम्बिंग कर रहे हैं, लोगों में उत्साहवर्धन कर रहे हैं, लोगों को टार्च वितरण करवा रहे हैं और आधुनिक हथियार से लैस होकर खुद अपने हाथ में कमान लिए हुए हैं। क्या वन्य प्रमंडल की कितनी टीमें लगी हैं, और जिस तरह से भेड़ियों को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है उसकी प्रक्रिया के बारे में कुछ पता चला? वन प्रमंडल का पूरा देवीपाटन मंडल लगा हुआ, साथ में वन मंत्री भी दौरा कर चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय, नजर बनाए रखिएगा आप इन भेड़ियों की खबर पर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 47वीं वार्षिक आम बैठक आज संपन्न हुई। आरआईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने इस दौरान निवेशकों से शेयर धारकों का परिचय कराया। इनमें निदेशक मंडल से भी परिचय शामिल है। मुकेश अंबानी ने इस मौके पर ऐलान किया कि 5 सितंबर की बैठक में शेयर धारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। मुकेश अंबानी ने कहा, जियो भारत के सबसे बड़े पेटेंट धारकों में से एक है, जिसके पास 5G और 6G तकनीकों में 350 से ज्यादा पेटेंट हैं। ये पेटेंट वैश्विक इनोवेशन में जियो को सबसे आगे रखने के लिए महत्वपूर्ण है। एजीएम के दौरान मुकेश अंबानी ने कहा कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से कहीं अधिक उज्जवल है। उदाहरण के लिए रिलायंस को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 500 कंपनियों में शामिल होने में 2 दशक से अधिक का समय लगा। अगले 2 दशकों में हम दुनिया की शीर्ष 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो के कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेटा बाजार है। अंबानी के अनुसार कंपनी के पास 1000 से अधिक वैज्ञानिक और शोधकर्ता हैं, जो सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शोध परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एमकैप करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा है। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस ने वित्त वर्ष 2024 में R&D पर 3,643 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। Able to learn more, learn better, and gain skills aligned to the needs of tomorrow's India and tomorrow's world. Imagine a future when 300 million Indian students are thus fully and comprehensively empowered by AI teachers. They will rapidly modernize India for sure. But India will also become the largest supplier of high-paying human resources to countries around the world, solving global problems both virtually and physically. This bright future can be realized within a single generation, setting the stage for a Viksit Bharat. 3. Healthcare. Sarve Santu Niramaya. May all be healthy has been India's prayer and aspiration since Vedic times. AI doctors will realize this age-old aspiration by making India a healthy, wealthy, and fit nation. Simple body-compute interfaces will become as commonplace as smartphones today. They will be affordable for all in the same way that Jio has made smartphones affordable even to common Indians. AI doctors will also be accessible to all and available everywhere 24/7. They will improve diagnosis and treatment, enable early detection of diseases, personalize treatment plans, and promote preventive and predictive cure, especially for children and senior citizens. In this way, AI will meaningfully prolong every Indian's disease-free lifespan. 4. Small businesses. AI Vyapar will enable merchants and small businesses
achieve high levels of innovation and productivity. It will automate routine tasks, enhance decision making with data-driven insights, and open new avenues for growth and competition. Using AI, even a small business owner operating in a Tier 3 city of India will be able to compete on a global scale. I am extremely confident that by harnessing the power of AI, India will leap into a future of unprecedented progress and prosperity. By embracing this technological revolution, we will unlock the full potential of our nation and transforming lives and creating a brighter tomorrow for every Indian. And more importantly, these AI models and services will be hosted within India's border. They will comply fully with Indian data and privacy regulations, ensuring the security and privacy of our citizens are always protected. To achieve AI leadership, we also need to invest in talent development. That is why Jio is partnering with Jio Institute to develop a cutting-edge AI program. This program is designed to cultivate the next generation of AI talent in India. By equipping young minds with skills for advanced AI, we are securing Jio's future and contributing to India's development as a global technology hub. At Jio, we believe that AI should not be a luxury reserved for a select few. AI services must be accessible on all devices, not just expensive, high-end devices. This requires a ऑनलाइन पासपोर्ट पोर्टल पर अगले 5 दिनों तक कोई काम नहीं होगा। इस दौरान जारी किए गए सभी अपॉइंटमेंट फिर से शेड्यूल किए जाएंगे। सरकार ने कहा कि पासपोर्ट आवेदनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल रखरखाव प्रक्रिया की वजह से अगले 5 दिनों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान कोई नया अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही पहले से बुक किया गया अपॉइंटमेंट फिर से शेड्यूल किया जाएगा। पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जारी एक नोट में कहा गया, पासपोर्ट सेवा पोर्टल 29 अगस्त 2024 गुरुवार रात 8 बजे से 2 सितंबर सोमवार सुबह 6 बजे तक तकनीकी रखरखाव के लिए बंद रहेगा। प्रयागराज के एक मदरसे में 100 रुपए के जाली नोट छापे जा रहे थे। पुलिस ने मदरसे में छापा मारकर नकली नोट के कारोबार में जुटे मदरसे के प्रिंसिपल और मौलाना सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए कैसे मदरसे में चल रहा था नकली नोट छापने का यह काला कारोबार, जिन मदरसों में दी जानी चाहिए तालीम। वही ऐसा इस तरह भी कहा जा रहा है कि जहां मदरसे में लोगों को या बच्चों को अच्छी बातें सिखानी चाहिए, वहां पर 100 रुपए के जाली नोट छापने का एक अजब ही कारोबार चल रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मदरसे में संदिग्ध गतिविधियां चल रही है, जहां अजनबियों का आना जाना लगातार बना रहता है। जिसके बाद पुलिस ने मदरसे पर छापा मारा तो वहां उसे प्रिंटिंग मशीन में नोट छापते हुए 3 लोग दिखे। पूछताछ में उन्होंने मदरसे के प्रिंसिपल की संलिप्तता भी कबूल की। इसके बाद प्रिंसिपल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 1,30,000 रुपए की फेक करेंसी भी बरामद की है। इसके अलावा 234 पेज छपा हुआ नोट भी मिला है। लैपटॉप, एक कलर प्रिंटर व अन्य उपकरण बरामद किए गए। मुरादाबाद जनपद में कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली छात्रा के साथ कोचिंग सेंटर का शिक्षक ही छेड़छाड़ करता रहा। छेड़छाड़ से तंग आकर छात्रा ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बताया जा रहा है कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है। दुनिया में गुरु का दर्जा वैसे तो काफी ऊंचा होता है, लेकिन अब गुरु ही शिष्यों को पढ़ाने की बजाय उनके साथ छेड़छाड़ करने लगे तो क्या ही कहे। पूरा मामला ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र से है, जहां कुछ दिन पहले डॉक्टर द्वारा नर्स के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस बार शिक्षा के मंदिर में कोचिंग सेंटर के शिक्षक ने एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी टीचर से छात्रा इतनी तंग आ गई थी कि उसने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी शिक्षक लगातार छात्रा पर खुद से बात करने और जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था। इसी से आहत होकर छात्रा ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। फिलहाल उसका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़िता के भाई ने तहरीर की और उस पर पुलिस ने आरोपी यामिन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
रायबरेली में शहर के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की जगह पानी डालने का मामला सामने आया है। मामला रायबरेली कोतवाली के बीचों बीच स्थित जैन पेट्रोल पंप का है, जहां एक कस्टमर ने अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाया और जब वह कुछ दूर गया तो उसकी गाड़ी बंद हो गई। ग्राहक ने अपनी बाइक मैकेनिक को दिखवाई तो पता चला कि बाइक में पेट्रोल की जगह पानी भरा है। कस्टमर अपनी बाइक वापस पेट्रोल पंप लेकर पहुंचा और जब टंकी खोलकर बोतल में भरा गया तो पेट्रोल की जगह पानी निकला, जिसके बाद मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की गई। सिटी मजिस्ट्रेट और जिला आपूर्ति पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और पंप को सील कर दिया गया। तो अपने आप में यह बेहद हैरान करने का मामला रायबरेली से आया है, जहां पेट्रोल की जगह पेट्रोल पंप वाले पानी दे रहे हैं। वहीं यूपी के कौशाम्बी जिले में बेहद हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल 2 दिन के छुट्टी के बाद जब मंगलवार को विद्यालय खुला तो हेड अध्यापक राजकुमार वर्मा स्कूल पहुंचे। विद्यालय के अंदर का मंजर देखकर वह दंग रह गए। विद्यालय के अंदर एक नई कब्र बनी हुई थी, जिसे हाल में ही बनाया गया था। हेड अध्यापक ने मामले की सूचना बीएसए कमलेंद्र कुशवाहा को देते हुए थाने में तहरीर दी, जिसके बाद बीएसए, एसडीएम, सीओ और स्थानीय पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की। पुलिस ने इस मामले में हेड अध्यापक की तहरीर पर 2 सगे भाई हाशिम और कासिम के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही कब्रिस्तान को विद्यालय से हटाकर उसका मलबा बाहर फेंकवा दिया गया। मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के अषाढ़ा गांव का है। तो यह बेहद अजीबोगरीब मामला कौशाम्बी में सामने आया है, जहां स्कूल खुलने के बाद पता चला कि वहीं पर एक कब्र खोद दी गई है और इसको लेकर पूरे अगल बगल के समस्त गांवों में एक अलग सा कौतूहल का माहौल बना है। लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं हरदोई में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है। हरदोई मेडिकल कॉलेज के दोनों मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के आदेश पर यह गेट बंद किए गए हैं। गेट बंद होने से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी गेट बंद होने के चलते एम्बुलेंस भी फंस जा रही है, तो वहीं निजी वाहनों से आने वाले मरीजों के लिए भी पार्किंग का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। मेडिकल कॉलेज के सामने इस बाबत एक लंबा जाम लग जा रहा है। हरदोई के ही बताए जा रहे हैं प्रिंसिपल, जहां वो रहते हैं, और गृह जनपद में उन्होंने अपनी पोस्टिंग करवाई है। वहीं पुलिस के सामने तोड़फोड़ करते दबंगों की एक टोली चर्चा का विषय बनी हुई है। परशुरामपुर थाना क्षेत्र के जटोलिया गांव के गुंडे आतंक मचा रखे हैं। पीड़ित शख्स के मकान में लगे सीसीटीवी में यह पूरी घटना कैद हुई, जहां दर्जनों की संख्या में गुंडे लाठी डंडा और ईंट पत्थर लेकर पीड़ित के दुकान पर चढ़े और मकान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पाकर मौके पर परशुराम एसएचओ और सीओ पहुंचे और पुलिस को देखकर दबंग फरार हो गए। पूरी घटना की जांच की जा रही है। तो यह खबर अपने आप में चर्चा का विषय वहां बनी हुई है, जहां दबंग किस तरह से व्यक्तियों का शोषण कर रहे हैं। लगातार दुकान और मकानों को क्षतिग्रस्त करने की प्रक्रिया की जा रही है और इसी बाबत में एक गुंडों की टोली वहां पहुंची और हथियारों से लैस होकर के उन्होंने दुकान और पीड़ित के मकान में तोड़फोड़ की। हालांकि इस बाबत पुलिस को सूचित कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। बस्ती में इसके चलते पुलिस और प्रशासन के ऊपर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि पुलिस और प्रशासन मुस्तैद रहे तो इन गुंडों के जो मंसूबे हैं और हौसले हैं वो इतने बुलंद ना रहें, लेकिन पुलिस और प्रशासन उतनी मुस्तैदी से अपना कार्य नहीं कर रही है और लोकल गुंडे वहां के लोगों को तंग करते हुए नजर आ रहे हैं।
मैनपुरी जिले के बिछवा थाना क्षेत्र के ग्राम बिरैमपुर में आज सुबह एक सेवानिवृत्त सैनिक के मकान का लिंटर अचानक पिलर के धंसने के बाद भरभरा कर गिर गया। मलबे के नीचे घर की 3 महिलाएं दब गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से मलबे को हटाया। शवों को निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बिछवा थाना क्षेत्र के ग्राम बिरैमपुर के निवासी सेवानिवृत्त सैनिक कौशलेंद्र यादव आज सुबह घर के बाहर मवेशियों को चारा डाल रहे थे। तभी उनकी बहुएं नीलम, प्रीति और अनुपम घरेलू कामकाज निपटा रही थी। बारिश में कमजोर हुआ पिलर धंस गया और मकान का लिंटर भरभरा कर गिर गया, जिसकी जद में ये तीनों महिलाएं आ गई। मकान के लिंटर गिरने से हुए धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी पहुंचे। सूचना मिलने के बाद बिछवा, भोगांव आदि थानों का फोर्स गांव पहुंचा। करीब 1 घंटे चली कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर नीलम, प्रीति और अनुपम के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे के बाद मृतकों के घर में चीख पुकार मच गई। तो मकान का लेंटर गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। पूरे घर में शोक का माहौल व्याप्त है। आखिर किस तरह इस कमजोर मकान के जद में ये तीनों आकर अपनी जान खो दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।